इट स्टेट्स दैट, गॉस थ्योरम ने हमें क्या बताया, गॉस थ्योरम ने कहा कि हम किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसका एक सिंपल सा मेथड है। क्या मेथड है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है, कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी भी सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो अगर आपको एनक्लोज चार्ज पता चल जाएगा बेटा, अगर आप उस एनक्लोज चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको क्लोज सरफेस इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपको ये सरफेस दिया और इस सरफेस में मैंने ये चार्ज दिया बेटा 4e -3e 6e 2e। ठीक है बेटा, आप मुझे बताइए टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हुआ इसमें, व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड? 13 7 यस बेटा, 6 + 4 10, 10 - 3 7। आप इस 2e को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज आउटसाइड द सरफेस। हम सिर्फ वही चार्ज लेंगे जो सरफेस के अंदर है। तो सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है दैट इज 6 + 4 - 3, दैट इज बेटा 7e। ये पॉइंट क्लियर है सबको? चार्ज अगर बाउंड्री पर भी है तो वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे, चार्ज बाउंड्री के अंदर होना जरूरी है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? चार्ज मस्ट बी इनसाइड द सरफेस। ठीक है, चार्ज बेटा क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर बाउंड्री पे है और बाउंड्री से बाहर भी है तो आप उसको चार्ज को एनक्लोज चार्ज में काउंट नहीं करेंगे। तो कितना फ्लक्स हुआ बेटा यहाँ पे, 5 = 7e डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द, हाँ बेटा याद होनी चाहिए वैल्यू आपको। 8.825 into 10 to the power हाँ, minus 6. 8.85 × 10⁻12 ये होती है। हाँ, ठीक हाँ, है, ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लोगे आपको फ्लक्स पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है ये सबको क्लियर हो गया होगा। phi is equal to q enclosed by epsilon naught is the formula of electric flux. So करना क्या है, जो भी टोटल चार्ज एनक्लोज होगा सरफेस के अंदर उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये हमें पता चलेगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया नॉर्मली। शिवांगी आप बताइए बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक बार बताइए जरा, जितना अब तक हमने किया है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? the number of electric field lines crossing the गिवन सरफेस एरिया नॉर्मली। मैथ्यू? number of field lines passing normally on a given surface area. Yes. And on which physical quantity number of field lines depends? On which physical quantity number of field line depends? यश आप बताइए बेटा। क्या भैया? On which physical quantity, किस physical quantity पर number of field line depend करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। छवि आप बताइए बेटा। सक्षम किस फिजिकल क्वांटिटी पे बेटा नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिपेंड करते हैं? चार्ज। यस, चार्ज एनक्लोज्ड। क्योंकि फ्लक्स क्या है बेटा, फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो फ्लक्स आपका किस पे डिपेंड करता है, चार्ज एनक्लोज के ऊपर। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन द चार्ज एनक्लोज्ड। ये पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? प्रतिभा, प्रतिभा आपको वही सारी है बेटा? यस सर। हाँ बेटा, आप बताइए मुझे, ये एक बैलून है और इस बैलून के पास कुछ चार्ज है दैट इज क्यू चार्ज। ठीक है,
और इस बैलून का जो रेडियस है वो अभी 1 सेंटीमीटर है। हमने इसके अंदर एयर को ब्लो किया और एयर ब्लो करने के बाद इसका जो साइज था वो 2 सेंटीमीटर हो गया। तो 2 मिनट फिर से बोलना, आवाज ब्रेक हो गई। ओके बेटा, अभी आवाज आ रही है क्लियर? प्रतिभा आप बोल रहे हैं बेटा? प्रतिभा, इज माई वॉइस ऑडिबल? तो क्लास में ही नहीं। अच्छा, लिंक टूट गया लगता है उनका। बेटा आप बताइए, अनमोल आप बताइए, अनमोल अनमोल। यस सर। हाँ बेटा आप बताइए, ये एक बैलून है, इस बैलून को हमने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, ठीक है, और इस बैलून का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया, वी ब्लो द एयर इन द बैलून, नाउ द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस, नाउ इट इज 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू फ्लक्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू फ्लक्स? बेटा फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? पहले फ्लक्स की वैल्यू मान लीजिए 5 थी, अब न्यू फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? बताइए अनमोल। सॉरी सर, आई डोंट नो। कोई बात नहीं बेटा, चलो कोशिश कर रहे हो वो भी ठीक है। मानवी आप बताइए बेटा, मानवी। बेटा ये जो मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये अभी आपके सिलेबस में, ये मत सोचिए कि सिलेबस में है या नहीं है, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ही आपके जो है बोर्ड में अच्छी परसेंटेज आने वाली है, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस कर पाएंगे। आपको पता है इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस में? एनीबडी नो? फ्रॉम सेशन 2021-22 you will face competency based questions in CBSE 20% Yes, sir. weightage. Yes. Yes, sir. यश आप बताइए बेटा, आपने हैंड रेज किया है। यश सर it will be q by epsilon naught because 2r दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे अगर आप पुट भी करेंगे वैल्यू तो छवि आप बताइए बेटा। छवि सेम रहेगी। ओके, आप क्या बता रहे बेटा, सेम रहेंगे? हाँ q by epsilon naught बिकॉज अगर आप उसको 2r भी रेडियस कर देंगे तो डिपेंड नहीं करता क्योंकि न्यूमरेटर में उतनी वैल्यू आएगी। वेरी दोनों गुड, कट जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा फ्लक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये आप नोट करते जाओ, मैं क्वेश्चन साथ साथ बताता जा रहा हूं आपको किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं टॉपिक में से। तो बेटा फ्लक्स क्या फ्लक्स आपका रेडियस पर डिपेंड करता है? इस फॉर्मूले को देख के बताइए, डज द फ्लक्स डिपेंड ऑन द रेडियस? नो सर, No, flux does not depend on the radius. So it means electric flux will remain same. Phi जो है वो phi dash के इक्वल रहेगा, ठीक है, it will remain same. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दिस इज द क्यूब। अगर आप ये सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया। Who will give the answer of this question? Raise your hand. यश ने रेज किया। और बताइए बेटा, और करिए, और कौन देना चाहता है आप में से इसमें से जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन का? शिल्पी आप बताएंगे बेटा? लवली ने रेज किया हैंड, ठीक है। शिल्पी बेटा यस नो तो बोलो शिल्पी। देखिए बेटा, ये इसमें से एक क्यूब है आपके पास, दिस इज द क्यूब, ओके। अब इस क्यूब में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। नाउ व्हाट इज द थ्री लाइंस आर पासिंग, थ्री लाइंस आर पासिंग। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? गिव मी द आंसर, बताइए बेटा। सर हाँ सेम q by epsilon naught। कितना? q by epsilon naught। क्यू तो गिवन ही नहीं है। चार्ज प्लेस नहीं है इसके अंदर।
आप देखो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है। सर तो फिर सर हम टोटल साइड पहले हर साइड का निकालेंगे, देन उसको प्लस करेंगे, इंटीग्रल सम करना पड़ेगा। ओके, आपने हैंड रेज किया था बेटा। हर फेस का सर निकालना पड़ेगा पहले। सर आप बता दो, नहीं समझ आया। अच्छा अच्छा, शिवांगी आप बताइए बेटा। तो नोटबुक में करके दिखा दूं? नहीं कोई बात नहीं, मैं देखता। अच्छा अच्छा, छवि। सर आप ही समझा दो। ठीक है बेटा, चलिए मैं ही समझाता हूँ। आप एक बार देखिए बेटा, इसमें क्या इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज है? यस और नो? नो। क्यूब के अंदर No, कोई sir. भी चार्ज नहीं है, नो देयर इज नो चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से आ रही है। चार्ज जो है वो कहां पर है? आउटसाइड द क्यूब। चार्ज इज आउटसाइड द क्यूब, देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्यूब। जितने लाइन इसमें एंटर किए उतने लाइन बाहर गए, तो चार्ज की वैल्यू क्या हुई? 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स Zero. कितना हुआ? सर अगर वैसे भी निकाले तो अपना माइनस माइनस हाँ, वो माइनस माइनस 0 हो जाएगा बेटा, राइट? 180 साइन यस यस, 180 होगा। बट ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको इसी तरीके से करना है कि चार्ज एनक्लोज इज 0, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। बेटा कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, रीजन समझ में नहीं आया? एनी स्टूडेंट हु हैव नॉट अंडरस्टूड द रीजन? Understood the reason. यस बेटा, Understood the reason. ओके, अंडरस्टूड, गुड। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे और क्वेश्चन पूछूं आपसे इस टॉपिक में से, या नेक्स्ट टॉपिक करा दूं? बताइए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन आएंगे तभी फायदा है ना, एग्जाम में कर पाओगे। अब बेटा आप सभी ट्राई करना, ठीक है? मैं एक बार आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आपके पास जो भी आंसर, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द क्यूब? व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब? व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब? वेरी सिंपल, बताइए फटाफट। सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रीजन, कितना चार्ज है क्यूब के अंदर? प्लस क्यू। ओके बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्लियर है सबको? फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बिकॉज क्यू चार्ज इज इनसाइड द क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन, what is the flux, what is the flux linked with one face of the cube? बताइए बेटा। सर वो देखना पड़ेगा सर, ये अपना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, द आंसर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6 बिकॉज देयर आर टोटल 6 फेसेस इन अ क्यूब, है ना? क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं? टोटल 6 फेस होते हैं। तो जो भी टोटल फील्ड लाइंस होगी बेटा, वो 6 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है? बिकॉज देयर आर टोटल 6 फेसेस। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आई विल गिव यू एन असाइनमेंट, यू ऑल ट्राई टू सॉल्व दोस, ठीक है? ओके सर, ओके सर। यस बेटा। शिल्पी, बहुत देर बाद आपकी आवाज आई बेटा, प्रॉब्लम थी नेटवर्क में कुछ या माइक में थी? आप मैसेज तो कर रहे थे? सर इधर थोड़ा इधर लाउड बहुत है सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है बेटा। बेटा अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबको क्लियर हो गया? एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नो सर। Write down the next topic, application of Gauss theorem. Application of Gauss theorem. What is the application of Gauss theorem? First application लिखिए बेटा। First application is electric field intensity. अब हम क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी आप देखिए कैसे करेंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यस यस, बताओ क्या पूछ रहे हो आप? सर क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा प्रूव दैट बाय गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। हाँ बेटा, क्वेश्चन में ऐसे आएगा,
derive an expression for electric field intensity of a uniformly charged wire using Gauss theorem. ये क्वेश्चन होगा, मतलब इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते सर? अभी करके दिखाएंगे बेटा आपको कैसे होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a uniformly charged wire. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. देखिए बेटा सभी समझिएगा, यहां पर एक चार्ज्ड वायर है, ठीक है, और इस चार्ज्ड वायर पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? इट मींस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज यूनिफॉर्म. दैट इज लैम्डा. पॉजिटिव चार्ज हमने इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है. सो अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर एट पॉइंट P. आपको एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट पर यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज्ड वायर. नाउ जब भी आपको बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यूज करना है तो वहां पर आप यूज करेंगे गॉसियन सरफेस. नाउ व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल? जिसको हम इमेजिन कर, इमेजिनरी. नॉट Hypothetical meaning, yes, imaginary. It is a hypothetical three-dimensional closed surface. Gaussian surface एक hypothetical three-dimensional closed surface होता है जिसके अंदर हम चार्ज को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम चार्ज को क्लोज करने की कोशिश करते हैं. ओके, जैसे बेटे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से. मान लीजिए आपके पास, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, ये एक चार्ज है Q. मैंने आपसे कहा कि आप ये बताइए इस चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. तो आपको गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड करना है. तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, सरफेस क्या होना चाहिए बेटा, क्लोज होना चाहिए. गॉस थ्योरम में यही पढ़ाना आपने कि सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और उस सरफेस के अंदर चार्ज क्लोज होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. लेकिन गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, थ्री डायमेंशनल और क्लोज होना चाहिए, और हाइपोथेटिकल है. हाइपोथेटिकल तो इमेजिनरी है, आप कहीं पे भी इमेजिन कर सकते हो. तो पॉइंट चार्ज की वजह से आप एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करोगे, और ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा बेटा, सर्कुलर होगा या स्फेरिकल होगा? स्फेरिकल. स्फेरिकल. रीजन? क्योंकि स्फीयर 3D है, 3 डायमेंशन. यस बेटा, वेरी गुड. अब मान लीजिए एक वायर है, इस वायर के पास चार्ज है पॉजिटिव. अब इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. हाँ बेटा. सर रीजन क्या बताया स्फेरिकल का? बेटा अगर सर्कल 2 डायमेंशनल होता है और आपका स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है, और गॉसियन सरफेस कैसा होता है, 3 डायमेंशनल, तो स्फेरिकल बनेगा. ठीक है. ओके सर. अब ये बेटा एक वायर है, इस वायर पे आपने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया. ठीक है. अब आपको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे. तो आप कोशिश करिए जैसा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही आपका गॉसियन सरफेस होना चाहिए. यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे है, वायर पे. वायर कौन सी शेप का होता है बेटा, वायर की शेप क्या होती है सर? स्ट्रेट लाइन होती है. सिलेंड्रिकल होता है ना बेटा. सिलेंड्रिकल. हाँ, तो आपका जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी तो सिलेंड्रिकल ही होगा. सो यहां पर गॉसियन सरफेस आप कैसा लोगे, सिलेंड्रिकल लोगे. ठीक है. अगर मान लीजिए आपके पास एक शीट है और इस
शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं चाहता हूं इतने एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, तो यहां पर मैं कैसा लूंगा गॉसियन सरफेस? ये बेटा देखो, शीट कैसी होती है? हाँ, शीट कैसी होती है? रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल का 3 डायमेंशन क्या होता है? क्यूबॉइड। तो यहां पर हम गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे? क्यूबॉइड लेंगे। समझ में आ गया? तो गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा? गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस होता है, जिस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, उस चार्ज को उस सरफेस के अंदर हम क्या कर देंगे? एनक्लोज कर देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? ये स्टेटमेंट लिख लीजिए बेटा आप, प्लीज राइट डाउन दिस स्टेटमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस। ये स्टेटमेंट आप लिख लो आप सभी। सिमरन आपने बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा, अब तो क्लास ओवर होने वाली है, अब आपने ज्वाइन किया। नो सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। अच्छा, आपने पहले ही ज्वाइन किया था? यस सर, मैं स्टार्टिंग से हूँ। ओके ओके, ठीक है बेटा। ये लिख लिया बेटा सबने गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन? अब आ जाइए यहां पर बेटा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये एक चार्ज्ड वायर है और पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे? Cylindrical. Yes, we draw cylindrical Gaussian surface. So let us take this radius as r and we draw a cylindrical Gaussian surface here. आप म्यूट हो गए। Any doubt in this diagram? This is Gaussian surface. Okay. Now बेटा अंडरस्टैंड करिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे मूव करेंगी? यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव्स रेडियली आउटवर्ड। ये पॉइंट सबको क्लियर है? सो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देयर आर टोटल 3 सरफेसेस बेटा। देखिए, एक तो टॉप सरफेस है, एक बॉटम सरफेस है, और तीसरा कौन सा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस, ठीक है। देयर आर टोटल 3 सरफेसेस, top surface, bottom surface and curved surface. Now I mark them. This is first surface, second surface and third surface, because diagram is 3 dimensional. Now यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी बेटा? यहां पर भी ऐसी जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाती है? रेडियली आउटवर्ड। आप इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये वायर है और इस वायर पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे 3 डायमेंशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेटा अगर डायग्राम में किसी को भी डाउट हो कहीं पे भी तो पूछ लेना मेरे से, रोक देना मेरे को वहीं पे, डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। नाउ बेटा देयर आर टोटल 3 सरफेसेस। अब मेरे को आप बताइए, जिससे मैं क्वेश्चन करूंगा वो बच्चा बताएगा, वो स्टूडेंट बताएगा। मैथ्यू आप बताइए बेटा। मैथ्यू। Sir, what क्या? Yes, beta. My question is, what should be the area vector of this top surface? Top surface. It should go along positive y-axis, it should go along x-axis, or it should go along z-axis. Where should be the area vector? Z axis. सर परपेंडिकुलर है तो y एक्सिस पे y जाएगा एक्सिस ना, पे जाएगा, यस, क्योंकि इस सरफेस के, ये टॉप सरफेस है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके बेटा, सो इट विल गो अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस।
सो यहाँ Yes, sir. पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया ds और इसका यूनिट वेक्टर आ गया ds कैप. What is the value of angle? What is the value of angle between E and ds? Yes, and 90. 90 degree. Very 90 good. degree. Yes, 90 degree. Theta is 90 degree. Now in this case also, the area vector will go along minus y axis ds cap and theta will be 90. अब इस वाले में बताइए बेटा. Here I assumed one small element having area ds. सिमरन आप बताइए बेटा, यहां पर एरिया वेक्टर कैसा जाएगा? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपकी z एक्सिस है. किस डायरेक्शन में जाएगा एरिया वेक्टर इस कर्व्ड सरफेस पे? सर z एक्सिस में. z एक्सिस में. अब बेटा ये डिपेंड करता है आप कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं. देखिए आप सभी देखिए बेटा, ये कर्व्ड सरफेस है और यहां पर अगर आपने लिया एक पॉइंट तो आपका परपेंडिकुलर कैसे जाना चाहिए? ऐसे. अगर आप पॉइंट यहां पर लेते हैं तो ऐसे, अगर पॉइंट यहां पर लेते हैं तो ऐसे. ठीक है बेटा. तो यहां पर जो आपका एरिया वेक्टर है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बिकॉज दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन E एंड ds? E और ds में यहां पर कितना एंगल है सेकंड सरफेस पे? 0. थीटा इज 0 डिग्री. यस, बस यही है बेटा इसमें. अब डेरिवेशन में कुछ नहीं है, डायग्राम ही था जो था मेन. चलिए अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं कंसीडर अ वायर, consider a wire of length L having uniform charge distribution. Having uniform charge distribution. बेटा नोट्स आप प्रॉपर बनाइएगा. Let lambda is linear charge डेंसिटी. लैम्डा क्या है बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी. वैसे आपने जूनियर क्लासेस में डेंसिटी का मतलब क्या पढ़ा है? मास अपॉन में Volume. वॉल्यूम, है ना, Volume. मास बाय वॉल्यूम. बट यहां पर देखिए बेटा लीनियर आ गया है ना. जहां पर लीनियर वर्ड आएगा ना उसका मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ. अगर यहां पर हमने लिखा सरफेस फिर हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया. अगर यहां पर लिख रहे हैं वॉल्यूम तो फिर हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. लीनियर का मतलब हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया अलोंग द लेंथ, अलोंग द लाइन. सो लैम्डा इज Q अपॉन में L. इक्वेशन नंबर 1. तो यहां से आप चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं कि L लेंथ में चार्ज की वैल्यू होगी लैम्डा L. इक्वेशन नंबर 1. बताइए बेटा कोई डाउट है इसमें? यस यस पूछिए बेटा क्या डाउट है? सर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है ना? हाँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये. लीनियर मतलब लेंथ वाइज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है. नाउ लेट P is a point. Let P is the point where we have to find electric field intensity due to charged wire. P वो पॉइंट है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं. नाउ assume a three-dimensional Gaussian surface. Assume a three-dimensional Gaussian closed surface, closed cylindrical surface. है ना बेटा? सरफेस क्या है आपका? सिलेंड्रिकल है.
अब आप यहां तक लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन अप टू दिस पॉइंट। कंप्लीट। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, देखिए बेटा, अब नाउ नेक्स्ट इज we find electric flux. Okay, now electric flux, using the definition of electric flux, using the definition of electric flux. Now what is the definition of electric flux? It is equal to closed surface integral of E ds cos theta. This is the definition of electric flux which we studied in the last class and today also. Now it is the closed surface integral, but how many surfaces are there? There are total three surfaces. So integration for first surface, integration for second surface, and integration for third surface. Now E ds in first surface, what is the value of theta? See in the diagram. In first surface, theta is 90 degree. So we put here 90 degree plus yes beta, second surface में कितना है? Anybody want to give answer? 0. 0. 0. And third surface में बेटा 90. cos 90 कितना होता है बेटा? cos 90 is 0 and cos 0 कितना होता है बताइए? 1. 1. 1. Okay, and cos 90 is 0 again. So what is the flux बेटा? E integration of second surface. आप बताइए बेटा, सेकंड सरफेस का इंटीग्रेशन कितना होगा? कौन बताएगा आप में से? सर ये अपना आपका हो जाएगा, ई कांस्टेंट है, ds का s हो जाएगा, cos का sin x हो जाएगा, ds का s हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये ठीक है। और s की वैल्यू कितनी होगी? What is the surface area? What is the curved surface area of the cylinder? Because in the diagram you can see the second surface is the curved surface. What is the curved surface area of the cylinder? बताइए बेटा, 10th क्लास याद करिए, मेंसुरेशन। किसी को भी याद नहीं है? नहीं सर, इंटीग्रेशन 2 pi RH 2 pi RH, h को बेटा l ले लिया 2 pi मैंने, RH, ठीक है। हाइट हाइट इज l इज द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर, ये तो हमने फ्लक्स फाइंड किया फ्रॉम द डेफिनेशन। नाउ वी यूज गॉस थ्योरम। व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम बहुत सिंपल सी है, तो हम सिंपली लिख देंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज का सिंबल मैंने क्या लिया था? स्मॉल क्यू, ठीक है, Small q. स्मॉल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3। नाउ कंपेयर इक्वेशन 2 and 3. सो बेटा बोथ आर फ्लक्स। आप इस फ्लक्स की जगह पर लिख दीजिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट, या आप ये लिखिए, यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन सेकंड इक्वेशन? E into 2 pi RL. So we write here E into सर cos थीटा का cos का साइन नहीं होएगा? कहाँ पे बेटा cos? कहाँ पे बताइए? एक बार ऊपर जाइएगा, ये cos 0 तो 1 हो गया ना। हाँ ठीक है सर, ठीक है, सॉरी। Q बाय एप्सिलॉन नॉट E into 2 pi RL, और Q की वैल्यू क्या है बेटा? यूजिंग इक्वेशन 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? याद है आपको? लिखा आपने अभी, नोट किया बेटा? Density equal multiply L. हाँ, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पर लैम्डा इंटू एल पुट कर देंगे अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
और न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। रीजन, क्योंकि हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। So this is the value of electric field intensity at point P due to charged wire. In this we have used the definition of electric flux and we have used the Gauss theorem. अभी अगर किसी भी स्टेप में कहीं पे भी डाउट है बेटा प्लीज आस्क, आप पहले ये नोट कर लीजिए और जो डाउट आए मेरे से पूछ लीजिए। ये नोट कर लिया बेटा आपने सबने? कितने नंबर का आता है? Last, ये बेटा आपका 1 मार्क का स्ट्रेट गॉस थ्योरम, 3 मार्क्स की डेरिवेशन, या फिर 2 मार्क्स की डेरिवेशन, 3 मार्क्स की डेरिवेशन और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। ये टोटल 5 मार्क्स में आता है टॉपिक हमेशा, लेकिन इसके साथ में एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आएगा। so वो last point नहीं समझ आया, so last point after सेकंड, the slide, इज सेकंड इक्वेशन क्लियर? this last slide sir, last Okay, slide. I will explain. Yes beta, all have you written this? You all have written this? Wait. Yes, sir. Sir, I didn't understand wo 2 pi r, how did we take it outside sir? In this slide, how did we take 2 pi r? E is equal to 2 pi r. Have you understood this step? Yes sir. Okay beta. Now E into 2 pi r L equal to Q upon epsilon naught. Okay. Now E into 2 pi r L equal to Q. What is the value of Q? Q is equal to lambda into L. From equation 1 you can check that Q is equal to lambda into L. Is this point clear? Yes sir. Now divide both sides by 2 pi RL. 2 pi RL. 2 pi RL. We divide both sides by 2 pi RL. Now 2 pi RL cancel. L cancelled. Now what you get? E equal to lambda upon 2 pi epsilon naught R. Is it clear? Yes beta, is it Why do you clear? have to 2 pi? So why do you have to take 2 pi वो by r वो अंदर है उधर outside में क्या हो? Why should we take it outside? Where we have taken outside? The E is equal to 1/4 pi epsilon into Q. This 2 one? pi by. Okay. Yes sir. Okay. This is the result. This is the result. We only converted into in this form for numerical purpose because you don't know the value of 2 pi epsilon naught. You don't know the value, but you know the value of 1/4 pi epsilon naught. In Coulomb's law, we know the value of 1/4 pi epsilon naught. That is 9 into 10 ki power 9. 9 to 10 by. So to Yes, sir. convert in this form, we multiply this formula by 2 and divide this formula by 2. Okay. Okay sir. Yes. Any other student having any doubt? Yes beta, any student having any doubt? सबको क्लियर है? शिल्पी आप कुछ बोल रहे हैं बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Anybody want to ask anything? बताइए बेटा, yes no तो बताइए, कुछ तो बताइए। वॉइस आ रही है मेरी आपको? Is my voice audible? Yes, sir. हाँ बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं? No, sir. ठीक है बेटा। Now Yes, there are 2 applications remaining, and in the next class we will complete this chapter. Okay? ठीक है बेटा, अब आप लीव कर दीजिए। Now you can leave. Thank you, sir. Welcome. Sunday. What is the timing sir? Sunday. Your class will be on Saturday on same time. Okay. अभी आपकी क्लास का टाइमिंग क्या है? TTS है ना?
Yes, sir. हाँ, तो your class will be at 7 p.m. same timing on Saturday. Now you all I can had a leave. question to ask, sir. Yes, beta. The number of field lines depend on charge enclosed. Charge I enclosed. understand Yes. that. Yes. Charge is the source of field lines. What is the property of the electric field line? The electric field line always originates from the charge and moves radially outward. So what does it mean? It means that if you increase the magnitude of charge, then number of field lines will increase. If you double the charge, then number of field lines will double. So that's why we said that the number of field lines is totally dependent on the magnitude of the charge, because the field lines are originating from the charge. So if you increase the magnitude of charge, then number of field line obviously Will also increases. increase. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Understood, sir. Okay, Thank you, sir. welcome.